गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज भी मैं आपको त्रिभुज से रिलेटेड ही कुछ बातें बताने जा रही हूँ कि अगर हमारे पास दो त्रिभुज हैं और इन दो त्रिभुजों को हमने समरूप करना है तो त्रिभुजों की समरूपता के लिए हमें केवल संगत कोण या फिर संगत भुजाओं के अनुपात ही समानता के लिए पर्याप्त होते हैं। चाहे तो हम इनके संगत कोण इक्वल कर दें, चाहे हम इनके अनुपात जो हैं वो इक्वल कर दें। लेकिन जो बाकी बहुभुज होंगे, जैसे हमारा चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, षटभुज हो गया, या कोई भी बहुभुज हो 10 भुजाओं वाला भी हो, तो उसमें अगर हमें समरूपता दिखानी है तो हमें इनके दोनों प्रतिबंध का पालन करना ज़रूरी होता है। यानी कि हमें उनके संगत कोण भी बराबर करके दिखाने पड़ेंगे और संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो भी बराबर करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर इस खाली त्रिभुज की बात है तो चाहे हम कोण कर दें, चाहे हम इनकी भुजाओं का अनुपात कर दें, हम दोनों में से एक कर सकते हैं। तो सेकंड है हमारा कि थेल्स ने एक प्रमेय दी थी जिसको आज हम करेंगे। थेल्स के अनुसार दो समान कोणिक त्रिभुज जो होते हैं, अब समान कोणिक त्रिभुज कौन से होते हैं? जिनकी संगत कोण बराबर होते हैं। तो उनके अनुसार, थेल्स के अनुसार, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान रहता है। उन्होंने भी यही बात की थी कि अगर हमारे समान कोण वाले दो त्रिभुज हैं, यानी कि जैसे ये त्रिभुज है जिनके कोण बराबर हैं, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, अगर ये तीनों कोण हम बराबर कर दें दोनों त्रिभुजों के, तो वो हमारा क्या कहलाता है? समान कोणिक त्रिभुज कहलाता है। ये देखिए, समान कोणिक त्रिभुज की डेफिनेशन भी मैंने लिखी हुई है कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो वे समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे ये बी वाला कोण क्यू के बराबर हो, ए वाला जो है वो पी के बराबर हो और सी वाला जो है वो आर के बराबर हो, तो हमारे ये जो त्रिभुज होंगे वो समान कोणिक त्रिभुज कहलाएंगे। तो दो समबाहु त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज जो होते हैं उनकी सारी भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं बेटा। जब वो बराबर होती हैं तो उनके जो अनुपात होंगे वो भी हमेशा बराबर होंगे। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि दो समबाहु त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। अब हम बात कर रहे हैं समरूप त्रिभुज की। तो समरूप त्रिभुज मैंने आपको बताया, त्रिभुज आपको पता है क्या होता है कि तीन रेखाओं से घिरी हुई जो समतलीय आकृति होती है, जिसमें तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं, उसको हम त्रिभुज कहते हैं। तो दो त्रिभुज कब समरूप कहलाएंगे? यदि उनके संगत कोण समान हो या उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, यानी कि उनमें जो अनुपात है वो बराबर होता है। तो हमारे दो त्रिभुज समरूप होने के लिए उनके संगत कोण समान होने चाहिए या फिर उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो समान होना चाहिए, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो समानुपाती का मतलब बेटा ये होता है कि उनका अनुपात क्या हो? बराबर हो। जैसे यहाँ पर मैंने ये दो त्रिभुज लिए हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। इसमें अगर हमारा ए कोण जो है वो पी के बराबर है और बी कोण जो है वो क्यू के बराबर है और सी कोण जो है वो आर के बराबर है। देखिए, यहाँ मैंने समबाहु त्रिभुज नहीं लिया हुआ है, दूसरा लिया हुआ है जिसमें तीनों कोण अलग अलग होंगे। तो दो त्रिभुजों को समरूप करने के लिए हमें क्या करना है? या तो इनके कोण हमें बराबर करके दिखाने हैं, तो ये समकोणिक त्रिभुज हो गए, या फिर हमें इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करके दिखाना है, यानी कि ए बी बटे पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बटा क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बटे पी आर। यानी इन तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में कैसा आना चाहिए? समान आना चाहिए, तभी हमारा त्रिभुज ए बी सी जो है वो त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप होगा। ये जो साइन है बेटे, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? समरूप पढ़ते हैं। ये जो चिन्ह है ये समरूप का है। आपका सर्वांग सम का चिन्ह ये था। सर्वांग सम का मतलब था कि हमारे जो पार्ट्स हैं वो सारे इक्वल है, तो यहाँ नीचे इक्वल भी होता था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ समरूप का साइन है, ये वाला साइन है सिर्फ, यानी कि ये जो चिन्ह है ये किसका है? समरूप का। तो इस चिन्ह को हम क्या पढ़ेंगे? समरूप पढ़ेंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। उसके बाद बेटा आज हम करेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय।
आधारभूत समानुपातिकता जो प्रमेय होती है इसको हम थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं बेटा, थेल्स प्रमेय मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या बोलती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ये त्रिभुज लिया हुआ है मैंने यहाँ पर, ये इसकी एक त्रिभुज है हमारे पास BC, इसके समांतर हमने ये ले ली DE। ये देखिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, यानी कि हमने ये जो DE रेखा खींची है BC के समांतर, ये AB और AC को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये जो दो अन्य भुजाएं होती हैं ये एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि इनका जो अनुपात है, यानी कि ये जो त्रिभुज है हमारे पास, इसमें क्या अनुपात बन रहा है, AD/DB और AE/EC, ये जो है हमें इक्वल करना है। दोबारा से समझ लीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, यानी कि हमने क्या किया है, BC के समांतर एक रेखा ली है जो AB को D पर और AE को E पर, यानी कि बाकी दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये जो है अन्य भुजाएं जो हैं एक संगत अनुपात में विभाजित होती हैं, यानी कि इनका जो आपस में अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा AD/DB = AE/EC। हमारी जो एक्सरसाइज 6.2 है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो ये जो हमारी प्रमेय है ये नेम के हिसाब से भी आती है बेटा, आपको वहाँ बोल दिया जाएगा कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को आपने प्रूव करके दिखाना है या थेल्स प्रमेय को आपने जो है प्रूव करके दिखाना है। तो इस प्रमेय को हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ ब्रैकेट में। तो इसको आप लर्न भी करोगे, अगर ये थेल्स प्रमेय के नाम से या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से आती है तो इसकी डेफिनेशन जो है, इसकी जो परिभाषा है वो भी आपको लिखनी पड़ेगी कि ये थेल्स प्रमेय है क्या। तो अब आप देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, दिया क्या है, एक त्रिभुज ABC हमें दिया हुआ है जिसमें एक रेखा जो DE है वो BC के समांतर है, जो AB को किस पर, D पर, और AC को जो है वो E पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि DE जो है हमें BC के समांतर दी हुई है, अर्थात DE समांतर BC। हमें सिद्ध क्या करना है, AD/DB = AE/EC, यानी कि AE/EC। तो बेटा देखिए हम यहाँ पर रचना करेंगे। रचना में हम लिखेंगे, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, रचना में यहाँ से लंब डालने वाले हैं, AE पर लंब डालेंगे और AD पर लंब डालेंगे। E से हमने AD पर लंब डाला है और D से हमने AE पर लंब डाला है, जिसको हमने लिख दिया यहाँ पर DM और ENE। ये हमारे लंब हमने खींचे हैं, ये आएगा हमारा रचना में। और हम यहाँ पर B को E से मिला देंगे और D को C से मिला देंगे। D और C को मिलाएंगे, B और E को मिलाएंगे और AD पर लंब डालेंगे EN और AE पर लंब डालेंगे DM। तो रचना में हमने क्या किया है, रचना में हम लिखेंगे DM लंब AE पर और EN लंब AD पर खींचे तथा B को E से तथा B को हमने E से मिलाया है और C को हमने D से मिलाया है। C को D से मिलाएं।
अब हम करेंगे बेटा उत्पत्ति यानी कि इसका प्रूफ। बेटा अब हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो यहाँ हम लिख रहे हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है हमारे पास 1/2 गुना आधार गुना लंब। अब ADE में देखिए हमारे पास जो आधार है वो हम लेंगे AD और इसका पर जो हमारा लंब खींचा हुआ है वो है हमारे पास EN। तो ADE का क्षेत्रफल जब हम निकाल रहे हैं आधार AD के साथ, तो हमारा जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा इसमें AD और हमारा जो लंब होगा वो क्या हो जाएगा EN। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 गुना आधार पर लिखेंगे हम AD और लंब हमारा है EN। अब हम निकालेंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। कौन सा निकालेंगे बेटा, ये देखिए डायग्राम में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो BDE का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो BD का जो लंब होगा वो भी हमारा क्या होगा, EN ही होगा, क्योंकि इसका लंब जो है वो बाहर डाल रहे हैं हम। अगर इसको आगे बढ़ाए जाएं तो इसका जो लंब होगा वो इसके बाहर डलेगा। तो इस पूरी लाइन पर एक ही लंब होगा EN, जो त्रिभुज BDE के लिए भी होगा और त्रिभुज ADE के लिए भी होगा। तो यहाँ पर जब हम त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा जो आधार होगा वो क्या होगा BD और हमारा जो लंब होगा वो क्या होगा EN। तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल हम लिखेंगे 1/2 गुना आधार गुना लंब। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/2 गुना BD गुना EN। अब हम इनका अनुपात निकालेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो ये आया है हमारे पास 1/2 गुना, ये था AD इंटू EN और नीचे था हमारे पास 1/2 गुना आधार था हमारे पास BD इंटू EN। तो यहाँ पर 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EN से EN कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल आ जाएगा बटे BDE का क्षेत्रफल जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, AD बटे BD। इसको बेटा लगे हम फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हम निकालेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे दोबारा से। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा डायग्राम है, अब हमें इसमें जो आधार लेना है वो क्या लेना है, AE। त्रिभुज ADE का जो क्षेत्रफल लेंगे उसमें हम आधार लेंगे AE, तो उसका जो हमारा लंब होगा वो क्या होगा, DM। फिर हम लेंगे CDE का क्षेत्रफल, उसमें भी हमारा जो लंब होगा वो क्या होगा, DM, क्योंकि आधार हमारा यही है। इसका आधार आएगा EC और इसका आधार आएगा AE। तो पहले हम निकालेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, जिसमें आधार आ गया हमारे पास AE और लंब आ गया हमारे पास DM। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना लंब, ये आएगा हमारे पास 1/2 गुना AE। अब हम आधार लेंगे AE और लंब लेंगे DM। उसके बाद निकालेंगे हम त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। तो CDE का जब क्षेत्रफल लेंगे हम, CDE में हम आधार ले रहे हैं CE और इसमें लंब लेंगे हम DM। तो CDE का क्षेत्रफल 1/2 गुना
आधार गुना लंब, तो 1/2 गुना ये आ जाएगा हमारे पास सी ई और यहाँ पर डी एम। तो इसको भी हम अनुपात में लिखेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2, इसका आया था हमारे पास 1/2 गुना ए ई गुना डी एम, और सी डी ई का आया था हमारे पास 1/2 गुना सी ई गुना डी एम। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हुआ, डी एम से डी एम कैंसिल हुआ, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, ये हमारा किसके बराबर आ गया बेटा, ए ई बटे सी ई के बराबर आ गया। परंतु ये देखिए बेटा, आपने 9th में की हुई है कि अगर दो समांतर रेखाओं के बीच में दो त्रिभुज बने हो जिनका आधार समान हो, तो यहाँ पर आधार समान ले रहे हैं हम डी ई, और दो समांतर भुजाएं ले रहे हैं डी ई और बी सी। इनके बीच में दो त्रिभुज बन रहे हैं हमारे बी डी ई और सी डी ई, बी डी ई और सी डी ई। ये जो दोनों त्रिभुज बन रहे हैं हमारे, ये कहाँ पर बन रहे हैं, दो समांतर रेखाओं डी ई और बी सी के बीच में बन रहे हैं, और उनका समान आधार कौन सा है, डी ई। तो इन दोनों त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होंगे वो क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परंतु त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज सी डी ई दो समांतर रेखाओं डी ई तथा बी सी के बीच में बने दो त्रिभुज हैं जिनका आधार बी सी समान है। यानी कि इनका जो हमने लिया है आधार डी ई, सॉरी बी सी लिख दिया मैंने, यहाँ पर आएगा डी ई, डी ई। तो इनका जो आधार है हमारा डी ई है जो समान है, और दो समांतर रेखाएं हैं डी ई और बी सी जिनके बीच में ये दो त्रिभुज बने हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल जो होगा वो त्रिभुज सी डी ई के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम समीकरण 3 ले लेंगे। समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, 2 में हम क्या करेंगे, सी डी ई की जगह क्या लिख देंगे बेटा, बी डी ई का क्षेत्रफल लिख देंगे, क्योंकि सी डी ई और बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर है। तो अब हम समीकरण 2 में सी डी ई की जगह क्या चेंज करेंगे, बी डी ई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए ई बटे सी ई। ये आ गई हमारी समीकरण 4। अब समीकरण 1 और समीकरण 4 से समीकरण 1 तथा समीकरण 4 से, ये देखिए बेटा, हमारे पास जो समीकरण 1 थी वो थी ए डी ई का क्षेत्रफल बी डी ई का क्षेत्रफल ए डी बटे बी डी के बराबर था,
और ADE का क्षेत्रफल और BDE का क्षेत्रफल AE बटे CE के बराबर है हमारे पास समीकरण 4 में। तो जब हम समीकरण 1 को और समीकरण 4 को कंपेयर करेंगे तो वहाँ से हमारा AD बटे BD और AE बटे CE जो है वो इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी AD बटे BD बराबर AE बटे CE। यही हमें सिद्ध करना था।